एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखते हैं किसी टॉपिक की। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे नए क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के टॉपिक से, वो हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो पेज नंबर 1 से है। नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो आ चुके हैं रिटर्न 9 मंथ के बाद, और जो सुनीता विलियम्स हैं ये भी इसके अंतर्गत थी, तो वो भी आ चुकी हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा स्पेस एक्स का जो शिप है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर भारत का जो गगनयान मिशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने तक फंसे रहने के बाद स्पेस एक्स जहाज से पृथ्वी पर लौट गए हैं। वुच विलमोर सुनीता विलियम्स बुधवार को 9 महीने के अनियोजित यात्रा, चूंकि 9 महीने का ये यात्रा आयोजित नहीं किया गया था, ये प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ उनको रहना पड़ा था। अंतरिक्ष यात्रा के बाद वो पृथ्वी पर लौटे हैं। वे जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के एक संक्षिप्त परीक्षण उड़ान के लिए गए थे, लेकिन प्रणोदन समस्या के कारण, प्रपल्सन इश्यूज के कारण उन्हें वापसी में देरी हुई है। जो 266 दिन तक जो है वहाँ ISS में रह चुके हैं, और ये अमेरिका की 6ठी सबसे लंबी एकल मिशन है। फ्रैंक रूबियो का रिकॉर्ड जो है 371 दिनों का था। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन फ्रीडम जो है विलमोर विलियम्स, निक हेग, अलेक्सांद्र गोर्नवोव के साथ फ्लोरिडा तट पर सुबह 3:27 पे जो है IST पर उतरा था। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले स्पेस एक्स जो क्रू ड्रैगन है मिशन, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो है एक अंतरिक्ष यान है जिसे स्पेस एक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रियों को ले जाने और लाने के लिए विकसित किया गया है। यह नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है और अमेरिकी मिशनों के लिए रूसी सुयोज का स्थान ले चुका है। इसकी विशेषता क्या है? यह पूरी तरीके से स्वचालित है। क्रू ड्रैगन स्वचालित रूप से संचालित होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, यह ध्यान रखना है यहाँ पे, आवश्यकता पड़ने पर इसे जो है मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी जो क्षमता है 7 अंतरिक्ष यात्री को ले जा सकता है, लेकिन नासा के मिशनों के लिए आमतौर पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाता है। यह लॉन्च प्रणाली जो है फॉल्कन 9 रॉकेट की सहायता से ये केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाता है। यह पुनः उपयोग योग्य है, अर्थात इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसकी जो लागत है वो कम हो जाती है। आपातकालीन बचाव प्रणाली इसके तहत है। इसमें सुपर ड्रैको थ्रस्ट लगे होते हैं जो लॉन्च विफलता की स्थिति में त्वरित बचाव में मदद करते हैं। महत्व क्या है? रूस पर जो निर्भरता थी वो अब कम हो चुकी है। पहले क्रू ड्रैगन से पहले नासा अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए रूस के सोयूज पर निर्भर था। किफ़ायती अंतरिक्ष यात्रा होगी, क्योंकि इसे पुनः उपयोग किया जाता है तो इसकी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। वाणिज्य अंतरिक्ष मिशनों को बढ़ावा मिलता है इससे। क्रू ड्रैगन निजी अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाता है, जिससे अंतरिक्ष अधिक सुलभ होता है। इस प्रकार जो है क्रू ड्रैगन ने अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला दी है और लागत कम की है और पहुंच में वृद्धि की है। यह व्यावसायिक मानव अंतरिक्ष उड़ानों का नया युग है, जिसमें भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो भारत का मिशन है, ये भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है, जो इसरो द्वारा जो है शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका लक्ष्य जो है रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा भारत, जो मानव को अंतरिक्ष में भेज सकेगा। गगनयान की मुख्य विशेषता जो है, गगनयान नाम जो है, ये गगनयान का अर्थ जो है संस्कृत में आकाशयान है, और 4 भारतीय वायुसेना जो है पायलटों को अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए रूस द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह मिशन जो है GSLV Mark 3 रॉकेट का उपयोग करेगा। मिशन का उद्देश्य जो है 3 सदस्यीय दल को LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जो है 3 दिनों तक भेजना और सुरक्षित वापसी करना है। कक्षीय मॉडल, इसमें क्रू मॉडल और सर्विस मॉडल शामिल है। आपात स्थिति में जो है बचाव
प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। मिशन के चरण देख लीजिए। परीक्षण उड़ाने TVD-1 जो है क्रू बचाव प्रणाली का सफल परीक्षण हो चुका है। TVD-2 और TVD-3 अंतरिक्ष प्रक्षेपण से पहले अंतरिक्ष उड़ाने परीक्षण उड़ाने हैं। गगनयान मानव रहित मिशन है G1 जो सुरक्षा और प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए पहला मानव रहित मिशन। सेकेंड जो है G2 मानव उड़ान से पहले दूसरा मानव रहित मिशन है। और अंतिम मिशन है मानव मिशन 2025, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला अंतिम मानव मिशन ये हो जाएगा। महत्व जो है भारत की अंतरिक्ष यात्रा में वृद्धि, भारत की अंतरिक्ष यात्रा क्षमता को बढ़ाता है, वैश्विक स्थिति जो है मजबूत करेगा। उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देगा, आर्थिक और रणनीतिक लाभ भी इसके माध्यम से होंगे और भविष्य के पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आएगा। चुनौतियां उच्च लागत है, अंतरिक्ष में जीवित रहने की एक चुनौती है और जटिल प्रौद्योगिकी है ये पुनः प्रवेश और लैंडिंग प्रणालियों का विकास जो है ताकि सुरक्षित लोगों को वहां से रिटर्न लाया जा सके। गगनयान एक ऐतिहासिक मिशन है जो भारत को शीर्ष अंतरिक्ष अन्वेषी देशों में शामिल कर सकता है। इसकी सफलता भविष्य में चांद और अंतरिक्ष मिशन की नींव रखेगा, जिसे भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बना सकता है। अगला जो हमारा है वो टॉपिक पेज नंबर 4 से रिलेटेड है। तेलंगाना पुलिस ने जो है इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में 27 लोगों को अरेस्ट किया है। तो पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ का डिटेल देखेंगे, फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो प्रोविजंस हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो तेलंगाना पुलिस ने जो है 27 लोगों को अरेस्ट किया है बाल तस्करी रैकेट के भंडाफोड़ के अंतर्गत। तेलंगाना पुलिस ने 10 शिशुओं को बचाया और 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी जो है सोमू अमूल्या शामिल है। सोमू अमूल्या जो है 29 वर्षीय आशा कार्यकर्ता है जो अंतर्राज्यीय बाल तस्करी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। तो जो आशा कार्यकर्ता है सोमू अमूल्या, इनके ऊपर तो लोग आशा रखते हैं कि ये हमारे बच्चों को सुरक्षा देगा, लेकिन ये ही बच्चों को असुरक्षित कर रहे हैं। शिशुओं को मुंबई, कानपुर, रायपुर, अमरावती और हैदराबाद में अवैध रूप से ले जाया जाता है और उन शहरों में इनको बेचा जाता है। इस संदर्भ में थोड़ा सा हम संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करेंगे। तो बाल तस्करी यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये क्या है? तो बाल तस्करी जो है बच्चों को अवैध भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति है, जिसमें शोषण, जबरन श्रम, यौन शोषण और अंग व्यापार शामिल होता है। यह एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन होता है और बाल शोषण का सबसे भयानक रूप है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारत में जो अनुच्छेद 23 हैं ये मानव तस्करी को जो डायरेक्टली प्रतिबंधित करता है मानव तस्करी को, वो अनुच्छेद 23। तो हो सकता है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे अनुच्छेद 23 के बारे में कि मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत। यह जबरन श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है। खतरनाक उद्योगों में प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा दिया गया इसके तहत। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 39 और 39F में बच्चों को शोषण रोकना और अनुचित कार्यों में न लगाना शामिल है। वही अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन, सुरक्षा का अधिकार और शोषण से मुक्ति का अधिकार है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि डायरेक्ट जो मानव तस्करी पे प्रतिबंध लगाता है वो है अनुच्छेद 23। तो बाल इसके संदर्भ में हमने अभी ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। बच्चों की तस्करी का कारण क्या है? तो गरीबी के कारण कई बार माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं। शिक्षा की कमी, सस्ते श्रम की मांग के कारण बच्चे कम पैसे में काम करते हैं। यौन शोषण की स्थितियां भी इसके तहत आती हैं। बाल विवाह के चक्कर में भी बच्चों की तस्करी हो जाती है। अवैध गोद लेना और अंग व्यापार, ये सारी प्रवृत्ति इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। प्रकार देख लीजिए तो जबरन श्रम कराया जाता है, यौन तस्करी होती है। बाल सैनिक, जो सैनिक मिलिटेंट ग्रुप होते हैं वो बाल सैनिक बालकों को बचपन से ही ट्रेंड करते हैं। भिक्षावृत्ति माफिया, घरेलू दास्ता, नशीले पदार्थों की तस्करी इसके अंतर्गत शामिल है। बाल तस्करी के खिलाफ जो कानून है वो क्या है? तो ये अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम जो 1956, ये बच्चों के शोषण और बाल तस्करी को रोकने के लिए कानून है। इसके बाद किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है तस्करी किए गए बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए अधिनियम कार्य करता है। अगला हमारा पॉक्सो अधिनियम 2012 है जो नाबालिगों के यौन शोषण से संबंधित है।
चाइल्ड लेबर बाल श्रम जो अधिनियम है निषेध और विनियमन 1986, ये खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने को प्रतिबंधित करता है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास अधिनियम विधेयक 2018 जो है ये तस्करी विरोधी कानूनों को मजबूत करता है और पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र तस्करी रोकथाम प्रोटोकॉल जो है भारत मानव तस्करी और संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करता भी है। सरकारी पहल की बात करें तो ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान है भारत की, यह तस्करी किए गए बच्चों को बचाने के लिए राष्ट्रीय अभियान है। चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, ये 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बाल विवाह और तस्करी रोकने की पहल है। राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी इकाई बनाया गया है जो तस्करी नेटवर्क को पकड़ने और रोकने के लिए विशेष पुलिस इकाई है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जो भारत में बाल अधिकारों और तस्करी मामलों की निगरानी करता है। इस प्रकार जो है बाल तस्करी एक गंभीर अपराध है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और मासूम जिंदगियों को भी नष्ट करता है। इस खतरे से निपटने के लिए मजबूत कानूनी शिक्षा, जागरूकता और पुनर्वास सहित बहुस्तरीय प्रयास की जरूरत इसके तहत होती है। अगला हमारा पेज नंबर 5 पे है, ये एकलव्य विद्यालय से संबंधित है। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे, फिर हम लोग एकलव्य विद्यालय के संदर्भ में समझेंगे और इसका जो मैंडेट्स है उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एक समान एकलव्य स्कूलों को केंद्रीकृत करने की मांग संसदीय समिति ने सरकार को कहा है। संसदीय समिति ने बुधवार को केंद्र सरकार को एकलव्य स्कूल को तत्काल केंद्रीकृत करने और NESTS को सशक्त करने का आग्रह किया है। एकलव्य स्कूलों को केंद्रीकृत करने के प्रस्ताव महीनों से लंबित हैं, जिससे प्रगति में देरी हो रही है। समिति ने 29,000 जनजातीय गांव में PM जनमन पैकेज के तहत धीमे कार्यान्वयन पर ध्यान दिया है और केवल 4,288 गांव संतृप्त हुए हैं इसके तहत। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की अगर बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो है भारत सरकार का अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह विद्यालय शैक्षणिक समानता, शैक्षणिक सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान के लिए जो है इसका लक्ष्य है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी विकास, उच्च शिक्षा और करियर सहायता और साथ ही साथ संस्कृति संरक्षण भी इसके तहत शामिल किया गया है। एकलव्य जो स्कूल है उसकी अगर बात करें तो यह पूरी तरीके से आवासीय विद्यालय है। छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा दी जाती है। आधुनिक सुविधाएं इसके तहत प्रदान की जाती है। स्मार्ट कक्षाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैब और पुस्तकों से ये सुसज्जित होता है। कक्षा 6 से 12 तक इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। CBSE पाठ्यक्रम होते हैं इसके तहत और इसके तहत जो STEAM और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रोजगार के लिए कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है इसके तहत। कार्यान्वयन और प्रशासन की अगर बात करें तो संबंधित मंत्रालय जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये ध्यान दीजिएगा कि एकलव्य स्कूल जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में चलता है। जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन है ये इसका संचालन और निगरानी करता है। राज्य की जो भूमिका है राज्य सरकार की, राज्य स्थान निर्धारित करते हैं और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। वित्त पोषण पूरी तरीके से फुल्ली जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड इसके सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होता है ये, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है। विस्तार और प्रगति की बात करें तो सरकार ने 2026 तक 740 नए EMRS स्थापित करने की घोषणा की है। 2023-24 में 100+ नए EMRS खोले गए हैं जिससे अधिक आदिवासी छात्रों को कवर किया गया है। नए EMRS भर्ती अभियान 38,000 से अधिक शिक्षण और गैर शैक्षणिक पद सृजित किए गए हैं इसके तहत। और जो PMPVTs हैं विकास मिशन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चुनौतियां देख लीजिए, शिक्षकों की कमी है इसके तहत, बुनियादी ढांचों की कमी है, छात्रों को स्कूल छोड़ना पड़ता है कई बार और सीमित जागरूकता के कारण लोग इसमें ज्वाइन करने से नहीं कर पाते हैं या बचते हैं। नवोदय विद्यालय से अगर तुलना करें तो लक्षित ग्रुप जो है जो ये ST के लिए ही है केवल एकलव्य विद्यालय, जबकि नवोदय विद्यालय जो है सभी के लिए खुले हुए हैं।
जो उसमें एंट्रेंस टेस्ट में पास कर सकता है। वित्त पोषण जो है एकलव्य विद्यालय ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जबकि नवोदय विद्यालय जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। फोकस एरिया अगर देखें तो ये ट्राइबल कल्चर, स्टीम और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान देता है एकलव्य विद्यालय, जबकि नवोदय विद्यालय जो है मेरिट बेस्ड एजुकेशन और सीबीएसई सर्कुलम पर ध्यान देता है। इस प्रकार जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत में आवासीय छात्रों के लिए शैक्षिक अंतर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके ये विद्यालय आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाते हैं और उसकी सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाते हैं। हालांकि बुनियादी ढांचों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना आवश्यक है ताकि इनका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अगला जो हमारा है वो पेज नंबर 5 पे और पेज नंबर 8 पे है, डिलिमिटेशन से संबंधित है। ये जो है पॉलिटिकल कूप के रूप में हो सकता है, डीएमके एमपी जो है उन्होंने कहा है। उसी तरीके से 8वां नंबर पेज पे डिलिमिटेशन को रेड फ्लैग के रूप में कहा गया है। ये राधा कुमार है, हिस्टोरियन है, तो इनकी बातों को हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो डीएमके एमपी जो है परिसीमन को एक राजनीतिक तख्तापलट के समान मानते हैं। डीएमके सांसद पी विल्सन ने बुधवार को राज्यसभा में 2026 लोकसभा परिसीमन को राजनीतिक तख्तापलट करार दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों को अनुचित रूप से दंडित करेगा और जनसंख्या को स्थिर करते हैं, जबकि अन्य जो है वो पुरस्कृत किए जाएंगे। तमिलनाडु जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 है, केरल का 1.8 है, जनसंख्या नियंत्रित की है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है 2.4 और बिहार 3 जो है टोटल फर्टिलिटी रेट में चल रहा है। विल्सन ने कहा है कि असामान्य जनसंख्या वृद्धि 2026 में परिसीमन स्थगन हटाने और के मूल तर्क को अमान्य करती है। परिसीमन का जो खतरा है, जो राधा कुमार जो है इतिहासकार, उन्होंने क्या क्या बातें कही है उसको हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर और असम से जो है हमें सबक लेने की जरूरत है। कैसे? तो इतिहासकार राधा कुमार ने चेतावनी दी है कि 2026 के परिसीमन से न केवल जनसंख्या पूर्वाग्रह बल्कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन का भी खतरा है। ये कैसे है? वे लोकसभा सीटों को स्थिर रखने और राज्य विधानसभा सीटों को बढ़ाने का सुझाव देती है ताकि प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे। जम्मू कश्मीर में 2022 परिसीमन में जम्मू के पक्ष में सीटें जोड़ी गई, वैष्णो देवी जैसे हिंदू बहुल क्षेत्र बनाए गए। वहीं असम में 2023 में परिसीमन में जिले के विलय से मुस्लिम बहुल सीटें कम हुई है, जबकि हिंदू और जनजातीय सीटों को बढ़ाया गया है। दोनों मामलों में छोटे और बड़े निर्वाचन क्षेत्र का एक साथ मौजूद हैं, यानी कि अगर क्षेत्र को बड़ा और बराबर करने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल सीटों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, जबकि हिंदू और जनजातीय सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। यहाँ जिलों के विलय के साथ ये चीज़ें की गई है। इस प्रकार जो है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के कारण अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने का संकेत इसके तहत देखा गया है। कुमार ने चेतावनी दिया है कि तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्यों में भी मतदाताओं का ध्रुवीकृत करता है, जैसे जम्मू कश्मीर और असम में देखा गया है। वे विपक्ष से आग्रह करती हैं कि जनसंख्या असंतुलन और सांप्रदायिक विभाजन को दोहरे खतरे को संबोधित करे ताकि भारत के बहुलवादी संघ की रक्षा हो सके। इस संदर्भ में अगर हम लोग परिसीमन को समझने की कोशिश करें तो हमने पहले भी इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है कई बार, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। जो परिसीमन जो है ये संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है इसके तहत, ताकि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। ये अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया गया है। अनुच्छेद 170 जो है राज्य विधानसभा सीटों का निर्धारण करता है। परिसीमन अधिनियम 2002 परिसीमन आयोग की स्थापना करता है और अनुच्छेद 330 और 332 जो अनुसूचित जाति और जनजाति को सीटों में आरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक कानूनी अधिकार की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। भारत में जो परिसीमन आयोग बना है वो 4 बार अभी तक बन चुका है, 1951 में, 61 में, 71 में और 2002 में, 2001 के सेंसस के आधार पे। अभी तक फ्रोजन है। 2026 के बाद अगला परिसीमन संभावित है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्थगित किया गया। परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है? यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो
निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हो, अधिक या कम प्रतिनिधित्व को ये रोकता है। जनसांख्यिकी परिवर्तन इस शहरी और प्रवासन के कारण जनसंख्या परिवर्तन को जो होता है उसको वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। प्रतिनिधित्व निर्धारण के कारक क्या क्या हो सकते हैं? जनसंख्या जो मोर सीट्स बढ़ा सकता है, हायर पॉपुलेशन। जोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र इसके तहत आता है। शेड्यूल SC ST आरक्षण, केंद्र शासित प्रदेशों हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म है। और बाइकैमरल यूनिकैमरल जो प्रणाली होती है उसमें रिप्रेजेंटेशंस करना। समस्या और चुनौती देख लीजिए। जनसंख्या असंतुलन, राजनीतिक संवेदनशीलता की कमी, परिसीमन जो है स्थगन किया गया है 1976 से, कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे असमानता बढ़ी है। और उत्तर दक्षिण विभाजन भी इसके तहत देखने को मिल जाता है। क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, डेटा आधारित मॉडल का उपयोग करना चाहिए और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। संतुलित फार्मूला अपनाना चाहिए, सीटों के आवंटन में जनसंख्या और विकास दोनों को ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक परामर्श की बात करें तो हितधारकों, राज्यों और विशेषज्ञों को प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार जो है परिसीमन निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक और क्षेत्रीय चुनौती का समाधान करना भी जरूरी है। संतुलित प्रतिनिधित्व जो परिसीमन है वो सच्चे लोकतंत्र की नींव रख सकता है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के विषय में। तो इस संदर्भ में आपको 2018 के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IRNSS जो है 3 उपग्रह भूस्तर कक्षा और 4 उपग्रह भू समकालिक कक्षा में है। IRNSS जो है पूरे भारत और इसकी सीमाओं के परे लगभग 5500, ये गलत है, ये 1500 जो किलोमीटर है उसको कवर करता है। भारत के पास 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज वाला उपग्रह नहीं होगा। इसमें केवल 1 आंसर सही है। गलत सेकंड क्यों है? क्योंकि ये 1500 तो भारत और इसकी सीमाओं के 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है, न कि 5500। तीसरा जो है स्टेटमेंट, IRNSS जो है वो क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, ये वैश्विक नेविगेशन प्रणाली नहीं है और ये पूर्ण कवरेज प्रदान नहीं करता। अगला जो क्वेश्चन है स्पेस एक्स, हालांकि इसके पूछे जाने की प्रायिकता कम है लेकिन फिर भी हमने दिया आपको। लेकिन ये पूछ सकता है कि स्पेस एक्स जो है क्रू ड्रैगन मिशन ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता हो सकती है। तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें आप। क्रू ड्रैगन एक पूरी तरीके से स्वचालित अंतरिक्ष यान है, लेकिन आवश्यकता होने पर इसे मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है और मुख्य रूप से चंद्रमा अभियानों के लिए उपयोग, चंद्रमा के लिए नहीं है ये। क्रू ड्रैगन सभी ISS मिशन के लिए पूरी तरीके से रूसी सोयूज का स्थान ले लिया है। अभी इसका थोड़ा सा डाउट है, शायद ये पूरी तरीके से नहीं लिया है। तो फर्स्ट आंसर मुझे सही लग रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट ही सही है। ये जो है सेकेंड, क्रू ड्रैगन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है, न कि आर्टेमिस मिशन का। यह ISS मिशनों के लिए उपयोग किया जाता है, न कि चंद्र अभियानों के लिए। थर्ड स्टेटमेंट जो है, क्रू ड्रैगन ISS मिशन के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन रूसी सोयूज अभी भी सक्रिय है और कुछ अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में बाल तस्करी से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? ये जो आपको दिया गया है रिलेटेड, ये एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। इनमें से कौन कौन सा आर्टिकल जो है बाल तस्करी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23, 24, 39 और 21 ये सारे बाल तस्करी से संबंधित है। यहाँ पे ऑल 4 आर राइट आंसर। इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है और हमारे PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एकलव्य मॉडल स्कूल से संबंधित है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के कार्यान्वयन और प्रशासन के संदर्भ में आपको निम्नलिखितों पर विचार करना है। ये एकलव्य जो मॉडल स्कूल है मैनेज्ड बाय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं होता, ये पहला गलत है, क्योंकि ये जो SC ST मंत्रालय है उसके द्वारा प्रशासित होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, राष्ट्रीय जनजाति छात्र समिति NESTS EMRS के संचालन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। थर्ड जो है, EMRS का वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं किया जाता, बल्कि ये केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये केवल सही है। फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है
और थर्ड गलत इसलिए है क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, राज्य जो है इसके वित्त पोषण नहीं करते हैं। अगला डिलिमिटेशन से संबंधित है। परिसीमन के संदर्भ में आपको विचार करना है। परिसीमन यह सुनिश्चित करती है कि निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग समान हो, बिल्कुल सही। यह किसी भी क्षेत्र के अधिक या कम प्रतिनिधित्व को रोकने में सहायक होता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसीमन हर 5 वर्ष में नहीं किया जाता। सॉरी, थर्ड नंबर गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 हमारा सही आंसर इसके तहत हो जाएगा। थर्ड गलत इसलिए होगा क्योंकि परिसीमन हर 5 वर्ष में नहीं होता, बल्कि जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित करके इसके अनुसार से किया जाता है। इस प्रकार से आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस और MCQs है वो यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ज़रूरत पड़े तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्रतिदिन ये प्राप्त होता रहे। और मिलते हैं कल विशेष सत्र में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।